नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब पीडीए की माया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक था सोशल इंजीनियरिंग, मतलब पीडीए, जिसने बीजेपी पर सबसे घातक वार किया। अयोध्या में जहां एक अनारक्षित सीट पर अखिलेश यादव ने दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद को खड़ा किया और अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के राम मंदिर के एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए लोकसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक तौर पर सबसे बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद अखिलेश यादव लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़े दाखिल हुए। सदन के भीतर अपनी ठीक बगल की सीट पर अवधेश प्रसाद को बिठाया और ये सब कुछ अखिलेश यादव ने एक खास रणनीति के तहत दलितों के दिलों में जगह बनाने के लिए किया, क्योंकि इसी समाज से आते हैं अवधेश प्रसाद, जिसमें वो कामयाब होते नजर भी आ रहे हैं। अब इसी रणनीति को मायावती भी आजमाने की कोशिश में जुट गई हैं। अपनी खोई साख को संभालने के लिए बीएसपी ने जो रणनीति बनाई है, उसके तहत पार्टी में अब अहम पदों पर अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को बिठाया जाएगा। मायावती की तैयारी बड़ी है। बीजेपी की तरह वो भी अब पीडीए की काट ढूंढने में जुट गई हैं, लेकिन उनका यह प्रयोग कितना काम करेगा, देखिए आज पीडीए की माया। उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। पिछड़ों के, दलितों के जन्मजात दुश्मन अगर मैं कहूं तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी है। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। यूपी में एक बार फिर सियासत का मेला लगा है। 10 सीटों पर उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि अपनी अपनी ताकत को आजमाने का वो अखाड़ा बन गया है जिसके दम पर 27 की सत्ता साधी जा सके। हर पार्टी, हर नेता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगा और जनता चुपचाप राजनीति का ये तमाशा देख रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देश की सियासत को बदल दिया और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। जहां अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले ने ऐसा कमाल दिखाया कि बीजेपी 62 से सीधे 33 पर आ सिमटी। वहीं इस वोट बैंक को अपना कोर वोट बैंक मानने वाली बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली मायावती की पार्टी शून्य पर दोबारा आ गई। ऐसे में अब मायावती ने अखिलेश के पीडीए की काट के लिए अपने नए पीडीए समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल मायावती ने दलित के साथ साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। मायावती ने पार्टी में अहम पदों पर अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगह देने का मन बना लिया, यानी हर स्तर पर कमेटियों में अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को पार्टी में रखने के निर्देश दे दिए। मायावती जो चुनाव दर चुनाव अपने नए नए फैसलों से चौंकाती हैं, सियासी दलों में हड़कंप मचाती हैं, दूसरों को अपनी रणनीति पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं, वही मायावती यूपी की सियासत में एक नया प्रयोग कर रही हैं, जिसे अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल मायावती लोकसभा चुनाव में पार्टी के जीरो पर पहुंचने को लेकर बेहद चिंतित हैं और अब मायावती पार्टी में दलितों के साथ साथ अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने पर जोर दे रही हैं, जिसे फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए की काट के तौर पर नए पीडीए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इन दिनों बसपा प्रमुख मायावती अपना खोया जनाधार हासिल करने में नए नए समीकरण बिठाने में जुटी। एक तरफ लगातार पिछड़ों की आवाज उठाकर सपा की घेराबंदी कर रही, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को सपा कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत भी दे रही। यानी मायावती पीडीए की काट चाहती। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग
न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। साल 2014 में बसपा 0 पर थी। साल 2019 में सपा गठबंधन के तहत 10 सीट जीती, लेकिन 2024 में बसपा फिर 0 हो गई। अब मायावती नए समीकरण में दलितों के अलावा अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक को साथ लाकर उपचुनाव में फिर ये मैसेज देना चाहती हैं कि उनका जनाधार कम नहीं हुआ। मायावती सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ अल्पसंख्यक विरोधी होने का नैरेटिव भी सेट कर रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा में इनके 10 एमएलए ब्राह्मण जीत के आए थे, जबकि 36 एमएलए जीत के आए थे, उसमें मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी गई। आज तक समाजवादी पार्टी ने न किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, न किसी को प्रमुख सचिव बनाया, न किसी को किसी अच्छे ओहदे पर बनाया। तो ये पीडीए जो है ये बहकावा है, कुछ है नहीं, हितैषी नहीं है। ये न ये हितैषी है, न बीजेपी हितैषी है, न पीडीए, न समाजवादी पार्टी हितैषी है। अगर कोई सर्व समाज की बात लेके चलता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। एक तरफ मायावती पीडीए की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मायावती पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का साफ कहना है कि मायावती सत्ता से सवाल पूछने से डरती है और उल्टा विपक्ष पर ही हमला कर। निश्चय ही बहन जी का जो बयान है वो बसपा को पुनः जागरण करने के लिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल ऐसे नहीं चलाया जा सकता है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना पड़ता है, अपने तमाम सारे वैचारिकी मानने वालों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज पीडीए के लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट कौन दे रहा है? उनकी हत्या से लेके, उनके राजनीति से लेके, पढ़ाई के, शिक्षा के अधिकार को लेके, आर्थिक अधिकार को लेके कौन ख़त्म कर रहा है? ये बात बोलनी पड़ेगी। मायावती जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो है धीरे धीरे उनकी प्रासंगिकता ख़त्म होती जा रही है। मायावती जी पीडीए की काट खोज रही हैं, मगर जनता के मुद्दों पर सरकार से लड़ा जाता है। एक राजनीतिक दल को सरवाइव करने के लिए ये समझना होगा कि जनता के मुद्दे के लिए विपक्ष में रहने पर सरकार से लड़ना पड़ता है। लेकिन मायावती जी बार बार दिखाई देता है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो ज़्यादातर हमलावर विपक्ष पे रहती हैं। उधर एनडीए गठबंधन इसे बस चुनावी स्टंट मान रहा, साथ ही खुद को पिछड़ों दलितों का सबसे बड़ा हितैषी करार दे रहा। विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग समाज को अलग अलग वर्गों में, समुदायों में, जातियों में बांटकर राजनीति करने के हिमायती रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण समाज के आधार पर राजनीति करती है। इसीलिए वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। मुझे लगता है जब तक विकास में सभी को समायोजित नहीं किया जाएगा तब तक विकास संभव नहीं है। मायावती जी का अपना एजेंडा है, अपनी पार्टी को नए सिरे से संगठित करने के लिए कुछ हाथ पांव मार रही हैं, चला रही हैं। उनकी क्या रणनीति है, क्या योजनाएं हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। कब क्या बदल दें, अभी तो स्थिति उनकी कोई जनता में कोई विश्वसनीयता का बड़ा संकट पैदा हो गया है। जो उनके मतदाता थे उनको छोड़ के चले गए। उधर सुबह सपा प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी मायावती पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि जब 4 साल सत्ता में रही तब उनका पीडीए प्रेम कहां था। अब जब यूपी की जनता ने उन्हें दरकिनार कर दिया है तो उन्हें पीडीए की याद आ रही। अब मायावती जी जब 4 बार सत्ता में थी तब तो पीडीए नहीं दिखाई दिया। आप बताइए, बोलते हैं ना कि पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली, बोलते हैं ना 60 साल किसकी सरकार थी देश और प्रदेश में? उन्हीं की सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? 4 बार बसपा, 4 बार सपा की यूपी में सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं दिए? दरअसल लोकसभा चुनाव में खासकर यूपी में जिस तरह से बड़ा उलटफेर हुआ उससे बीजेपी को तो भारी नुकसान उठाना ही पड़ा। साथ ही मायावती की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। मायावती शायद ही इस तरह के नतीजे की कभी उम्मीद रखी हो। मायावती का आधार वोट बैंक ज्यादातर दलित को माना जाता है। हालांकि मायावती ये भी जानती हैं कि सिर्फ दलित वोट बैंक के सहारे नैया पार नहीं लग सकती। लिहाजा उन्होंने इस बार अपनी रणनीति बदली है और अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बनाई ताकि उपचुनाव में कुछ सीटें जीतकर पार्टी को दोबारा यूपी की सत्ता में जीवंत किया जा सके।
दरअसल 2007 तक मायावती की पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी मौर्य, राम अचल राजभर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता मौजूद थे, जिनकी पकड़ अपने समाज में थी। ऐसे में इन नेताओं की मदद से वो इन वोट बैंक पर पकड़ बना कर रखती। लेकिन अब ये नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, साथ ही उनका जनाधार भी बीएसपी से मुंह मोड़ चुका। ऐसे में ताजा हालात बीएसपी के लिए अच्छे संकेत लेकर आता नहीं दिखता। यही वजह है कि अब मायावती इस वोट बैंक को दोबारा अपने साथ जोड़ने के मिशन पर लग गई। तो मायावती नए सिरे से कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। यूपी विधानसभा चुनाव में हम आपको 3 चुनाव के रिजल्ट दिखाते हैं बीएसपी को जोड़ते हुए कि आखिर किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है, आप बेहतर समझ पाएंगे। 2012, 17 और 22 की बात मैं कर रही हूं। देखिए 2012 में 80 सीटें मिली थी, 25.91% वोट परसेंट था। 17 में देखिए 80 से सीधा 19 पर आकर लुढ़ के 22.02% ये वोट परसेंट था। 2022 में उसके बाद मात्र एक सीट और वोट परसेंट देख सकते हैं आप 12.88% ये हालात हुए थे। यानी न सिर्फ पिछले 3 चुनाव में बीएसपी की सीटें गिरी, बल्कि बीएसपी का वोट परसेंट भी धराशायी होता नजर आया। और सबसे बड़ी बात, उनका अपना कोर वोट बैंक उनसे जबरदस्त रूप से छिटका, जिसको सहेजने पर अब मायावती फोकस कर रही हैं बड़ा डेंट पहुंचने के बाद। अब यूपी में पिछले 2 विधानसभा चुनाव यानी 17 और 22 में एसपी बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा है, उनका ग्राफ उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी को 2017 में 47 सीटें मिली, वोट परसेंट 21.82%। इसी सत्र में प्रचंड जीत मिली बीजेपी को 312 सीटों के साथ 39.67% वोट परसेंट हालांकि था। इसमें 312 बीजेपी की, लेकिन अनुप्रिया पटेल अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी अगर जोड़ दे 9 और 4 यानी कुल मिलाकर के 325 सीटें एनडीए के तौर पर जीती थी। और समाजवादी पार्टी की सीटों पर अगर अब नजर डालें तो देखिए क्या 2022 में होता है। 111 सीटें 2022 में मिली 32.06% वोट परसेंट के साथ। ये 2017 है, ये 2017 में इतनी सीटें मिली थी 111 सीटें समाजवादी पार्टी को। 2022 में देखें 41.29%। ये बीजेपी का हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार का वोट परसेंट रहा था। यानी 2019 तक गिरावट के बाद समाजवादी पार्टी का ग्राफ उछला, जबकि चुनाव दर चुनाव बीएसपी का ग्राफ नीचे आता चला गया। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा बीएसपी के कोर वोट बैंक का छिटकना। आखिर कैसे ये वोट बैंक मायावती से शिफ्ट होकर बीजेपी होते हुए इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ, अब उसकी कहानी हम आपको समझाते हैं। बीएसपी का ग्राफ कैसे गिरा वो देखिए। दरअसल इसके पीछे क्या कारण रहे। यूपी में 86.5% जो है वो पीडीए वोटर्स हैं, जिस पर अखिलेश यादव का फोकस है। 2007 तक जब सीएम बनी थी मायावती, पीडीए का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ इंटैक्ट था। लेकिन 2012 से ये कहानी शुरू होती है। पीडीए वोट बैंक में टूट की कहानी यहीं से दरअसल शुरू हुई जब अखिलेश यादव सीएम बने। 14 में बीजेपी ने दलित और पिछड़े वोट बैंक में डेंट किया, बड़ा नुकसान मायावती को पहुंचाया। उसके बाद 24 अगला चुनाव लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से यह छिटक गया। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला इसमें सबसे बड़ी वजह बना और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में यह पीडीए जाकर के शिफ्ट हो गया। और 19 में जो मात्र 5 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी, 24 में 37 सीटों पर आ पहुंची। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है और उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव भी। और यही कारण है कि सभी दल इस वोट बैंक पर सबसे बड़ा दांव खेल रहे हैं और बीएसपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक बार फिर पीडीए पर फोकस कर रही है ताकि खोई सियासी जमीन को वापस पाया जा सके। दरअसल 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ना तो बीजेपी को कोई फायदा होगा, न ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। लेकिन इस उपचुनाव में किसी का सबसे ज्यादा फायदा है, वो है मायावती की बीएसपी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक विधायक है। और ऐसे में अगर पीडीए को मायावती ने साध लिया तो उपचुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। मायावती अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक बार फिर उसी फार्मूले पर वापस लौट रही हैं जो उनकी राजनीति के इतने लंबे समय के दौरान सबसे ज्यादा अहम रहा। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और यह स्थिति पाने में दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान उनके सबसे बड़े सहयोगी रहे। पिछड़ों का भी उनको साथ मिलता रहा। अगर उपचुनाव वाली सीटों पर बीएसपी के वोट शेयर की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने
खैर में 25.98%, कटिहरी में 23.62%, मजवा में 21.59%, कुंदरकी में 15.73%, फूलपुर में 13.40%, गाजियाबाद में 13.36%, मीरपुर में 10.98%, करहल में 6.37%, मिल्कीपुर में 6.66% और सीसामऊ में 1.88% रहा। हालांकि इसमें से कोई भी सीट वो जीत नहीं पाई, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगर पीडीए बीएसपी के साथ जुड़ा तो उपचुनाव में हाथी कमाल कर सकता है। मायावती कभी भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे अकेले दम पर सत्ता में नहीं आई। वो एक बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पूर्ण सत्ता हासिल करने के लिए बसपा को खासतौर पर सवर्णों और उसमें भी खासतौर पर ब्राह्मणों का साथ चाहिए था। साल 2007 में मायावती ने समीकरण को दुरुस्त किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ब्राह्मणों की वर्चस्व की वजह से पार्टी के भीतर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता अपने आप को असहज महसूस करने लगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और साल 2024 में यही वोट बैंक इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं बीजेपी भी अब इस वोट बैंक में सेंधमारी के मिशन पर काम कर रही। पीडीए से ए यानी अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाने की जुगत में लगी। यही वजह है कि अब बीजेपी यूपी में 5 लाख मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर लग गई। इसके लिए 5 लाख मुस्लिम सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा 6 रथ भी मुस्लिम इलाकों के लिए रवाना किए। बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम इलाकों में कैंप लगाएंगे और मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी मुस्लिमों के कई वर्गों को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है, क्योंकि यूपी की सियासत में मुस्लिम किंग मेकर की भूमिका में है। यही वजह है कि अब बीजेपी अपने साथ गैर राजनीतिक मुस्लिमों, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग, सूफी संत, मुस्लिम महिलाएं और वो लाभार्थी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है।